Hello students, I am Divya Kashyap from iWiz Education. As you all know, I am your chemistry faculty और हम पढ़ रहे हैं solutions. ठीक है, देखिए अभी तक हम सॉल्यूशंस में एक इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, हम कंसंट्रेशन जान चुके हैं, हमने कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के मेथड्स कर लिए और कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी हम कर चुके हैं. तो इस वीडियो के अंदर हम एक और प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की पढ़ने वाले हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी. ठीक है, सॉल्युबिलिटी का मतलब कि सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में घोलते हैं तो वो सॉल्युबल मतलब उसमें घुलता है या नहीं घुलता या क्यों नहीं घुलता, वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे. अब देखिए, आपने देखा होगा कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे सपोज आपने वाटर ले लिया तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पानी में घुल जाए, नहीं घुलती ना. सपोज अगर मैंने सॉल्ट डाला पानी में तो वो घुल गया, मैंने शुगर डाली वो घुल गई. लेकिन अगर मैंने ऑयल डाला तो क्या ऑयल घुलेगा पानी में? नहीं घुलेगा. अगर मैंने सैंड डाला तो सैंड घुल जाएगा. स्टिर करने से आपको लगेगा कि वो घुल रहा है, पर एट लास्ट वो बॉटम पे बैठ जाएगा, वो नहीं घुलेगा. थोड़ा सा घुल भी जाएगा तो वापस इकट्ठा होकर वो नीचे बैठ जाएगा. तो कहने का मतलब है कि अगर हम पानी ले लेते हैं या कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट ले लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने अंदर हर तरह के सॉल्यूट को घोल लेगा. That means there are certain substances which are soluble in certain kind of solvents and there are certain substances which are soluble in some other kind of solvents. यही कह सकते हो ना आप. तो इसका मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर soluble है या नहीं है तो कुछ फैक्टर्स होंगे जिस पे उसकी solubility डिपेंड करेगी. इन फैक्टर्स को पढ़ने से पहले हम solubility टर्म को जानते हैं. चलो कि solubility टर्म एक्चुअली होती क्या है. अब देखिए, थोड़ा मैं आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में बताऊंगी. देखिए, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली पहले मैं आपको बता दूं, हमने 3 सॉल्यूशंस बेसिकली पढ़ने हैं जिनके बारे में हम बार बार पढ़ेंगे. एक तो हमारे पास हो गए सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस, इनके बारे में पढ़ेंगे. लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ेंगे हम. गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस और सॉलिड प्लस सॉलिड, इन सॉल्यूशंस को हम इस चैप्टर के अंदर कंसिडर करने वाले हैं. तो लेट अस से हम सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं और सॉल्युबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर मैंने वाटर ले लिया है. लेट्स से आई हैव वाटर इन इट. मैं इसके अंदर शुगर डाल देती हूँ. ठीक है, पहले मैं इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डालती हूँ और इसको स्टिर करती हूँ एंड व्हाट डू आई गेट टू सी दैट शुगर गेट्स डिसॉल्व्ड. ठीक है, अब वो डिसॉल्व होने लगी, मैंने उसमें और चीनी डाल दी, फिर स्टिर किया, वो और डिसॉल्व हो गई. मतलब आप कह सकते हो कि डिसॉल्व होने को यहाँ पे मैं एक टेक्निकल टर्म दे रही हूँ कि डिसोल्यूशन देख पा रही हूँ मैं. क्या देख पा रही हूँ? डिसोल्यूशन. दैट मीन्स व्हेन आई एम एडिंग अ सोल्यूट इट इज गेटिंग डिसॉल्व, दैट मीन्स द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज अकरिंग. ठीक है, अब मैं इसमें बहुत सारी शुगर डाल देती हूँ, इसमें थोड़ी थोड़ी करके मैंने शुगर डाली और वो डिसॉल्व हो गई. अब क्या हुआ, अब उसके अंदर मैंने काफ़ी, आप कह लो कि मैंने लेट्स से मैंने काफ़ी उसके अंदर शुगर डाल दी, काफ़ी क्वांटिटी ऑफ, आप कह लो कि पूरी 1 बाउल शुगर मैंने इसके अंदर डाल दी. ठीक है, तो हुआ क्या, वो बाउल शुगर मतलब मैंने जब उसको स्टिर किया तो मुझे लगा कि वो घुल गई, लेकिन क्या हुआ कि वो शुगर नीचे इकट्ठी होने लगी. मतलब वो जो मेरा पानी था जिसके अंदर मैं शुगर डाल रही थी और वो पानी को शुगर को डिसॉल्व कर रहा था, अब वो और शुगर अपने अंदर डिसॉल्व बिल्कुल नहीं कर रहा. तो हमें लग रहा है कि जो शुगर है, लग नहीं रहा, एक्चुअली होता है ऐसा कि जो शुगर है दैट स्टार्ट गेटिंग डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क और ग्लास वॉट एवर यू आर टेकिंग. तो इसका मतलब डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है, लेकिन आपको साथ में क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी दिख रहा है. होता क्या है, देखो, जब आपने चीनी डाली, आप स्टिर कर रहे हो, वो घुल रही है. आपने और शुगर डाला, थोड़ा आपने स्टिर किया, वो घुल गया. लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो सब्सटेंस ना और चीज को और सोल्यूट को एक उसी गिवन टेम्परेचर कंडीशन पे, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे अपने अंदर सोल्यूट और घोल नहीं पाता. समझे आप बात? जैसे आप चीनी उसमें डाल रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो चीनी घुल नहीं रही है, वो घुल रही है, लेकिन जो ऑलरेडी उसके अंदर घुली हुई है वो पार्टिकल्स इकट्ठे होकर एग्रीगेट करके क्रिस्टलाइज हो रहे हैं. मतलब वो शुगर, घुली हुई शुगर सेपरेट होकर इकट्ठी हो रही है नीचे. तो मतलब डिसोल्यूशन प्रोसेस भी हो रहा है और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी हो रहा है. और ऐसे पॉइंट पे आप उस सॉल्यूशन को क्या बुलाने लगोगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो गिवन कंडीशन पे, आप कह लो गिवन टेम्परेचर और गिवन प्रेशर की कंडीशन पे कुछ गिवन अमाउंट ऑफ
सोल्यूट को ही अपने अंदर घोल सकता है, कुछ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट को ही घोल सकता है। ऐसा नहीं कि आप उसमें सोल्यूट डालते रहो वो घोलता रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब डिसोल्यूशन प्रोसेस और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस दोनों ऑपरेट होंगे और वो इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, और उस टाइम हम सॉल्यूशन को सैचुरेटेड या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बुला सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द टर्म जिसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया सॉल्युबिलिटी, तो हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी का मतलब है दैट द अमाउंट ऑफ solute which is present in 100 grams of solvent at given condition of temperature and pressure। मतलब एक गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट पे कितना सोल्यूट घुला हुआ है, एक्चुअली डिसॉल्व्ड है, प्रेजेंट की बात नहीं कर रही हूँ, डिसॉल्व्ड की बात कर रही हूँ यहाँ पे। सो दैट मीन्स दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल लिया, तो ये एग्जाम्पल मेरा बताने का आपको मतलब ये था कि देखिए जैसे आपने कोई चीज़ ली, उसमें आप घोल रहे हो, वो सॉल्युबिलिटी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे आप डालते रहोगे और वो घोलता रहेगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। हर सॉल्यूशन की एक पावर है, मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन पे वो गिवन अमाउंट को ही घोल सकता है, उससे ज़्यादा वो अपने अंदर नहीं घोल सकता, दैट बिकम सैचुरेटेड। पर हाँ, अगर आप उसको घोलना चाहते हो, आप फिजिकल कंडीशंस को बदल दो, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन को बदल दो, वो अपनी एबिलिटी से ज्यादा सोल्यूट को फिर घोल लेगा, उसको फिर वो अनसैचुरेटेड बोलोगे, आप सैचुरेटेड नहीं बोलोगे, क्योंकि सैचुरेटेड तो मतलब एक गिवन कंडीशन पे गिवन अमाउंट को ही घोल पाएगा, पर अनसैचुरेटेड बनाने के लिए आपको फिजिकल कंडीशंस बदलनी पड़ेंगी। यहाँ पे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया, पर हमारा कंसर्न सिर्फ सॉल्युबिलिटी से है यहाँ। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि एक 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट घोल रहे हैं, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। अच्छा, दूसरी बात हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने पानी में नमक डाला और वो घुल गया, लेकिन मैंने सैंड डाला पानी में, वो नहीं घुला, तो क्या रीजन होगा? देखिए, कभी भी सोल्यूट को सॉल्वेंट में घुलने के लिए ना, इट हैज टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, उन दोनों को आपस में इंटरेक्ट करना पड़ता है। इफ दे आर ओके विद द इंटरेक्शन, मतलब उनमें उतना इंटरेक्शन है, तभी वो डिसॉल्व होंगे। इफ दे आर द पार्टिकल्स आर नॉट इंटरेक्टिंग, दे आर नॉट गोइंग टू गेट डिसॉल्व्ड। यही कारण है कि कोई चीज घुल जा रही है किसी के अंदर और कोई चीज किसी के अंदर नहीं घुल रही है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी। अब हम बात करते हैं कि सॉलिड को जब हम लिक्विड में घोल रहे हैं तो कौन से फैक्टर्स हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स दैट गवर्न द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब जब सॉलिड को आप लिक्विड में घोल रहे हो तो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रही है कि वो घुलेगा या नहीं घुलेगा। तो पहला फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहला फैक्टर जिस पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी, दैट इज नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेचर का मतलब क्या है, दे हैव टू बी सिमिलर काइंड, दे हैव टू बी ऑफ सिमिलर काइंड। केमिस्ट्री की ना एक टर्म है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। केमिस्ट्री में एक सिंपल सा फंडा है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है वो अपने जैसे को ही अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। ठीक है, अगर कोई पोलर है तो वो पोलर के अंदर ही घुलेगा, अगर कोई नॉन पोलर है इट इज गोइंग टू गेट डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर ओनली। उल्टा नहीं होगा, पोलर नॉन पोलर में नहीं घुलेगा क्योंकि उनके पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का मतलब है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसको आप हमेशा याद रखना कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब है जो पोलर चीज है वो पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगी, और अगर वो नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगी। ऐसा नहीं है कि भी पोलर नॉन पोलर में या नॉन पोलर पोलर के साथ इंटरेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, सॉल्ट को पानी में डालते हैं झट से घुल जाता है वो, लेकिन यही आप ग्लूकोज को पानी में डालते हो ना तो वो उतना ज़्यादा नहीं जल्दी नहीं घुल पाता। उसका कारण है जो सॉल्ट है आपके पास वो एक आयनिक कंपाउंड है, पोलर है वो, और अगर आप ग्लूकोज की बात करो तो ग्लूकोज एक नॉन पोलर मतलब कोवेलेंट कंपाउंड है वो।
तो आयनिक कंपाउंड मतलब उसमें आयंस हैं तो वो बेटर इंटरेक्ट करेंगे पानी के साथ, इसलिए जल्दी से घुल जाएंगे। लेकिन जो ग्लूकोज है वो कोवेलेंट है, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी है लेकिन उतनी नहीं है जितनी कि सॉल्ट की है। तो आई थिंक इट्स क्लियर कि पोलर जितनी भी चीजें होंगी वो पानी के अंदर घुल जाएंगी या कोई भी पोलर सॉल्वेंट में घुल जाएंगी, और जितने भी नॉन पोलर हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की बात कर रहे हैं या कुछ और आप बात कर लो, कुछ और ऑयल्स वगैरह की बात कर लो, फैट्स की बात कर लो, दे विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज दे आर नॉट पोलर। सो इंस्टेड ऑफ दैट दे विल डिसॉल्व इन द नॉन पोलर पार्ट सॉल्वेंट्स, दैट इज द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कार्बन डाइसल्फाइड में घोल लो, झट से घुल जाएगा वो, क्योंकि नॉन पोलर चीज नॉन पोलर में घुलती है और पोलर चीज पोलर के अंदर डिसॉल्व होती है। सो लाइक डिसॉल्व्स लाइक। एक फैक्टर तो हमारे पास ये हो गया जिसपे सॉल्युबिलिटी सॉलिड की लिक्विड पे डिपेंड करती है। अब दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास? दूसरा फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। अब देखिए, जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो कुछ सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर जब डिसॉल्व होते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक होता है, मतलब हीट रिलीज हो रही है सोल्यूट जब सॉल्वेंट में घुल रहा है। हो सकता है कि जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में घोले सो द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, दैट इज इट इज एब्जॉर्बिंग हीट एंड देन इट इज गेटिंग डिसॉल्व्ड। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक मतलब दो तरह के प्रोसेसेस हो गए कि कुछ चीज़ें पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में हीट एब्जॉर्ब करके घुल रही है या घुलने पे हीट उनसे रिलीज हो रही है। तो उनकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है कैसे, like if the solute is dissolving in the solvent and the process is exothermic, so with increase in temperature the solubility will decrease। मतलब अगर कोई चीज़ पानी के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट में घुल रही है और वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने से उस चीज़ की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव लिथियम सल्फेट, ये एक इसको जब हम डिसॉल्व करते हैं तो इसका जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इसकी कम हो जाती है। ऐसे ही कुछ चीज़ों का एंडोथर्मिक है। अब आप पानी में चीनी घोल रहे हैं या पानी में सॉल्ट घोल रहे हैं, वो देर से घुल रहा है, आप उसको हीट कर दो झट से घुल जाएगा वो, क्योंकि उनका जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है। टेम्परेचर देने से सॉल्युबिलिटी बल्कि बढ़ जाती है। तो जितने भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होंगे टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब पता है क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका जो डिसोल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक भी है और वो एंडोथर्मिक भी है। कौन से सब्सटेंसेस है? वो सब्सटेंसेस हैं जिनके पास केमिकली कंबाइंड वाटर होता है, मतलब जिनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। लाइक वी हैव ग्रीन विट्रॉल। क्या फॉर्मूला होता है ग्रीन विट्रॉल का? FeSO4.7H2O। और कोई कंपाउंड जिसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो? वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3.10H2O। अब क्या होता है, जिनके पास भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उनको जब आप पानी में घोलते हो तो उनका प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी है और एंडो भी है। कैसे? जब आप उसको घोलोगे तो सबसे पहले तो वो वाटर को लूज करेगा। अब इस वाटर को लूज करने के लिए यहाँ तक जो प्रोसेस होगा, जब तक वो पानी लूज करके एनहाइड्रस नहीं बन रहा, वो प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक। मतलब इसका डिसोल्यूशन यहाँ तक क्या रहेगा? एंडोथर्मिक। आफ्टर दैट जब ये एनहाइड्रस बन जाएगा तब इसका जो प्रोसेस हो जाएगा वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो टेम्परेचर के हिसाब से सॉल्युबिलिटी भी बदल जाएगी ना, क्योंकि आपको पता है एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और एक्सोथर्मिक के लिए उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, इसको और बेटर तरीके से हम ग्राफ के साथ एक्सप्लेन करते हैं, सॉल्युबिलिटी कर्व्स के साथ। अब देखिए, एक कर्व ये है हमारे पास, इसमें आप स्मूथ लाइंस देख रहे हो, या तो स्टीप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, आपको शार्प लाइंस यहाँ पे दिख रही है। दीज आर सॉल्युबिलिटी कॉन्टिन्यूस कर्व्स, क्योंकि स्मूथ लाइन है। या तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, मतलब अगर एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रही है, अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, तभी आपको एक स्टीप स्मूथ लाइंस दिख रही है यहाँ। अब ये ग्राफ देखिए, ये डिसकॉन्टिन्यूस कर्व्स हैं, यहाँ पे आपको अलग सा एक डिसकॉन्टिन्यूटी दिख रही है, क्योंकि देखिए क्या होता है, सपोज हम ग्रीन विट्रॉल की बात कर रहे हैं तो ये भी सॉल्युबिलिटी कर्व है। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इसकी सॉल्युबिलिटी
इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जब तक ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज नहीं करता, इसका प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। अब इस पॉइंट पे इसने अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज कर दी है, अब इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, एनहाइड्रस हो गया ये। अब एनहाइड्रस होने के बाद इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी आप देखो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो दिख रहा है ना ये डिसकॉन्टिन्यूटी आपको। सो दिस इज द डिसकॉन्टिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व विच इज ओनली फॉर द सब्सटेंसेस विच हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बिकॉज उनका सॉल्युबिलिटी एक्सो और एंडो बदलता रहता है जब तक वो पानी लूज करते हैं या नहीं करते, बट द टाइम दे बिकम एनहाइड्रस द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, और टेम्परेचर बढ़ाने से और यहाँ सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम। सो द पॉइंट वेयर दे बिकम फ्रॉम हाइड्रस टू एनहाइड्रस, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। उसको आप क्या बुलाओगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो इस तरह से ये दूसरा फैक्टर हो गया हमारा जिसपे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है ऑफ सॉलिड एंड गैस, दैट इज द टेम्परेचर। और थर्ड अगर हम बात करते हैं फैक्टर, तो वो है हमारे पास प्रेशर। अब आप बताओ क्या प्रेशर का इफेक्ट होता है ज़्यादा सॉलिड और लिक्विड पे? नहीं, सॉलिड्स और लिक्विड्स के बीच में उतना स्पेसेस ही नहीं होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ही नहीं है उनके बीच में, तो उनको आप कंप्रेस कहाँ से कर लोगे? दे आर ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो निग्लिजिबल है, तो दैट मीन्स वो उतना कंप्रेस नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो प्रेशर का रोल है ना वो उतना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स उतने कंप्रेस नहीं होते। पर हाँ, जहाँ पे गैसेज आ जाएंगे ना वहाँ पे प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपको पता है जो गैसेज है उनके बीच में काफ़ी स्पेस है, उनकी कंप्रेसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, प्रेशर अप्लाई करके आप उनको पास ला सकते हो, दे आर मोर कंप्रेसिबल। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो मेन फैक्टर्स हैं वो नेचर और टेम्परेचर ही है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि सॉलिड कितना लिक्विड के अंदर घुलेगा। समझ आ गया आपको? सो दिस इज व्हाट इज द फैक्टर्स ऑन विच द सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स व्हेन द सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। तो नेक्स्ट उसमें हम करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में करेंगे कि जब हम गैस को लिक्विड में घोलते हैं तो कौन से फैक्टर्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे फैक्टर्स बदल जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया गैसेस कंप्रेसिबल है, सो देयर द फैक्टर्स विल बी डिफरेंट, दैट वील डू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो फॉर नाउ यू शुड नो दैट व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। आप अच्छे से पढ़ो इसको, सॉल्युबिलिटी क्या है, क्या रीजन है कि कोई सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में, पर्टिकुलर सॉल्वेंट में घुलता है और कोई सब्सटेंस नहीं घुलता, और तीसरा हमने किया कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है व्हेन सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सॉल्युबिलिटी कर्व्स आपको आने चाहिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले कंपाउंड्स का सॉल्युबिलिटी कर्व आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ।